एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी करुणा और दो बच्चे जिनके नाम थे सूरज और अनुज। मनोहर के पास एक गाय थी। वह गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचता था। हर किसी को मनोहर से सब्जी लेना पसंद था क्योंकि मनोहर की सब्जियां बहुत ताज़ी होती थीं। एक दिन मनोहर जरा देर से सोकर उठा तो उसने अपनी पत्नी करुणा को कहा, सुनो करुणा, जरा सब्जी की टोकरियां तैयार कर दो। पता नहीं आज कैसे ज्यादा देर तक आंख लग गई। सूरज सर पर चढ़ाया है, पूरे गांव में सब्जियां बेचने जाना है। करुणा बोली, मैंने पहले से ही आपकी सब्जी की सारी टोकरियां ताज़ी ताज़ी सब्जियों से भरकर तैयार कर दी है। आप जल्दी से तैयार होकर उन्हें गांव में बेच आएं। मनोहर ताज़ी ताज़ी सब्जियों से भरी टोकरियां ठेले पर रखकर सब्जी बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। रास्ते में एक बुजुर्ग खड़े रहते हैं सब्जी लेने के लिए। तभी मनोहर वहां पहुंचता है। वो बुजुर्ग बोले, मनोहर बेटा, मुझे ज़रा 1 किलो आलू देना। मनोहर बोला, चाचा, आलू तो आज खत्म हो गए हैं। बुजुर्ग चाचा ने कहा, क्या तुम्हारे पास सारे आलू खत्म हो गए हैं? मनोहर बोला, हाँ चाचा, सारे आलू खत्म हो गए हैं। चाचा बोले, थोड़ा सा भी नहीं बचा? मनोहर बोला, नहीं चाचा, थोड़ा सा भी नहीं बचा। चाचा आप निराश मत होइए, शाम को मैं ताज़े आलू आपके घर पर पहुंचा दूंगा। चाचा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम शाम को आलू मेरे घर पहुंचा देना। मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है और साथ में कुछ और भी ताज़ी सब्जियां लेते आना। मेरे घर में सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और तुम्हारी सब्जियां बिल्कुल ताज़ी होती हैं और इस उम्र में मुझे बाज़ार जाने में बहुत तकलीफ़ होती है और तुम भी सब्जियां मुझे मेरे घर तक दे जाते हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्ही से सब्जियां लेता हूँ। मनोहर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चाचा, मैं शाम को जब ताज़ी सब्जी लाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही सब्जी देकर जाऊंगा। सारी सब्जियां बिक जाने के बाद मनोहर घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरों की बरसात होने लगती है। मनोहर एक पेड़ के नीचे अपने ठेले को लगाकर खड़ा हो जाता है और बारिश बंद होने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और मनोहर अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी कुछ बदमाश वहां पर आ जाते हैं। अरे ओ सब्जी के ठेले वाले, तूने आज जितनी भी सब्जियां बेची हैं उसमें से कुछ पैसे मुझे भी चाहिए। मनोहर बोला, भैया, आज तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आज तो मेरे पास बहुत कम सब्जियां थीं, इसलिए ज़्यादा कमाई नहीं हुई है। वो बदमाश लड़के बोले, चल ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन कल तू अपने हिसाब से कुछ कमाई मुझे भी देगा। मुझे पैसा देने के बाद ही गांव में तू सब्जी बेच सकता है। मनोहर भी अपनी सब्जी का ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही करुणा बोली, आपको आज इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में आते समय जोरों की बारिश होने लगी थी ना, इसी वजह से घर आने में देर हो गई। इतनी जोरों की बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश खत्म होते होते शाम हो गई। करुणा बोली, अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मनोहर खाने का इंतज़ार करता है, फिर बोलता है, क्या करुणा, मेरे पास समय नहीं है, खाना खाकर मुझे ताज़ी सब्जियां लाने जाना है। करुणा बोली, अच्छा ठीक है, पहले आप खाना तो खा लीजिए। मनोहर खाना खाने लगता है और करुणा से पूछता है, अरे करुणा, गाय ने दूध दे दिया क्या? करुणा बोली, हाँ जी, और मैंने दूध निकाल भी दिया है। आप चिंता मत कीजिए और निश्चिंत होकर सब्जियां बेचने जाइए, मैं यहाँ घर का काम संभाल लूँगी। मनोहर बोला, अच्छा करुणा, मेरी सब्जी बेचने का समय हो रहा है, मैं गांव में सब्जी बेचने जा रहा हूँ। आज चाचा को सब्जी मैं नहीं दे पाया था, तो सबसे पहले चाचा को मैं सब्जी देने जाऊंगा।
करुणा बोली, अगर आप चाचा के घर जा ही रहे हैं तो उनके बागीचे में से थोड़े अमरूद ले आना। उनके बगीचे के अमरूद बहुत मीठे होते हैं। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है उनके बगीचे का मीठे अमरूद खाने का। मनोहर बोला, अच्छा ठीक है, मैं आते समय ले आऊँगा। मनोहर बुजुर्ग चाचा के घर सब्जी देने जाता है। अरे ओ चाचा, मैं आपके लिए ताज़ी सब्जी ले आया हूँ, आकर सब्जी ले लीजिए। चाचा घर से निकले और बोले, अरे बेटा, मेरी उम्र बहुत हो गई है, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाता हूँ। आज तो ज़ोरों की बारिश हो रही थी, मुझे लगा था तुम मुझे सब्जी देने नहीं आ पाओगे। मनोहर बोला, कैसी बात करते हो चाचा, आखिर मुझे तो आना ही था क्योंकि आपके घर में ताज़ी सब्जी नहीं थी। चाहे बारिश हो या तूफान, मैं तो आपको ताज़ी सब्जियां देने ज़रूर आता। चाचा बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारा भला हो। मनोहर बोला, चाचा, आपके बगीचे के थोड़े अमरूद मिल जाएंगे क्या? करुणा का बड़ा मन कर रहा था आपके बगीचे के मीठे अमरूद खाने का। चाचा बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। और चाचा अपने बगीचे से अमरूद तोड़कर ले आए और मनोहर को देते हुए बोले, हाँ लो बेटा, यह बहुत मीठा है और स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें जब भी अमरूद चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, मुझसे मांग लेना। मनोहर बोला, ठीक है चाचा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अगली सुबह मनोहर फिर से गांव की ओर अपनी सब्जियां बेचने निकल पड़ता है। तभी उसके रास्ते में कुछ बदमाश फिर से आकर खड़े हो गए। वो सब्जी वाले, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे पैसे दो। मनोहर बोला, नहीं भाई, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं दे सकता। इसी कमाई से तो मेरा घर चलता है, तो मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको क्यों दूं? देखो सब्जी वाले, मुझसे ज़्यादा बहस मत करो। अभी के अभी मैं तुझे तेरे पूरे सब्जी के ठेले के साथ यहाँ से फेंक दूंगा। इतना कहकर वे बदमाश लड़के मनोहर से पैसे छीन कर चले जाते हैं। मनोहर बहुत उदास हो जाता है और कहता है, अजीब लोग हैं, हमें चैन से जीने भी नहीं देते। ना जाने इन्हें हम गरीबों के पैसे छीनकर कौन सा सुख मिल जाएगा। फिर आगे सब्जी बेचने निकल जाता है। तभी उसे एक सीमा नाम की औरत ने आवाज़ दिया, मनोहर भैया, मुझे आज 2 किलो मूली दे देना, क्योंकि मुझे मूली के पराठे बनाने हैं। मनोहर बोला, माफ़ करना सीमा बहन, अब तो कल ही मूली मिल पाएगी, क्योंकि सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। सीमा बोली, मनोहर भैया, मेरी बात माने तो आप थोड़ी और ताज़ी सब्जियां घर से लेकर चला कीजिए। सारी सब्जियां बेचने के बाद मनोहर घर के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह फिर से मनोहर सब्जियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और रोज़ की तरह फिर से वह बदमाश लड़के मनोहर को घेर लेते हैं। अरे ओ सब्जी वाले, आज जो भी तू दिन भर में बेचेगा वह सारी कमाई तो मुझे देगा। मनोहर बोला, भैया, मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको नहीं दे सकता। अगर मैं सारे पैसे आपको दे दूंगा तो मेरी बीवी बच्चे क्या खाएंगे? उन लड़कों ने बोला, क्या कहा तूने? तू मुझे पैसे नहीं देगा? आगे से कभी भी मुझसे ना मत कहना। अभी मैं तुझे मज़ा चखाता हूँ, रुक जा तू। इतना कह के वह बदमाश लड़के मनोहर की सारी सब्जियों का ठेला नीचे गिरा देते हैं। मनोहर के सारी सब्जियां नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं और फिर वो लड़के बोले, अभी तो तेरी सिर्फ सारी सब्जियां ज़मीन पर फेंकी हैं, अगली बार तेरा भी तेरी सब्जियों जैसा ही हाल कर दूंगा। जितनी जल्दी हो सके यह बात तू अपने दिमाग में बैठा ली। मनोहर फिर दुखी मन से घर लौटा और घर पहुंचते ही करुणा बोली, आप आ गए? आज तो आप बहुत ही जल्दी आ गए। और आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? क्या हुआ जी? मनोहर करुणा को सारी बात बताता है। सत्यानाश हो उन बदमाशों का जो हम गरीबों को परेशान करते हैं। अरे खुद के पैसे नहीं हैं तो हम गरीबों का पैसा क्यों छीनते हैं? यह क्या बात हुई भला? देखिए, मुझे लगता है आपको इसकी शिकायत थाने में करनी चाहिए।
हमारे गांव में जो थाना है वहां चलकर हम उनकी शिकायत करते हैं। ऐसे तो यह लोग हमें जीने नहीं देंगे। मनोहर करुणा की बात मानकर गांव के थाने जाता है और वहां पर उन बदमाशों की शिकायत करता है। पुलिस वाला बोला, ठीक है मनोहर, तुम घर जाओ, उन गुंडों को हम देखते हैं, अब वह तुम्हें आगे से परेशान नहीं करेंगे। पुलिस वाला अपने आदमियों को बदमाशों को पकड़ने के लिए भेजता है। थोड़ी देर में वह सारे बदमाश थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला उन बदमाशों से बोला, क्यों भाई, बहुत गुंडागर्दी सूझ रही है तुम लोगों को? उस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? बदमाश लड़कों ने बोला, अरे साहब, हमने क्या किया, भूख लगी थी तो थोड़े पैसे मांग लिए, वो थोड़े से पैसे देने में भी बहुत नखड़ी दिखाने लगा। पुलिस वाला बोला, अच्छा, तो तुमने उसकी सारी सब्जियां क्यों फेंक दी? फिर उन लड़कों ने बोला, देखो साहब, हमसे ना उलझो, पैसा लेकर यह मामला रफा दफा करो। पुलिस वाला बोला, अच्छा, तो एक पुलिस वाले को रिश्वत देते हुए डर नहीं लगता है तुम्हें? लड़कों ने बोला, पूरे 50,000। बोलो साहब, 50,000 कैसे रहेंगे आपकी सेवा पानी के लिए? इतने सारे पैसे देखकर पुलिस वाले का ईमान डगमगा जाता है और वह सभी पैसों को रख लेता है और उन बदमाशों को छोड़ देता है। वो बदमाश लड़के बाहर आते ही कहते हैं, उस मनोहर ने मेरी शिकायत थाने में करके अच्छा नहीं किया, अब देखते जाओ मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। वह बदमाश गुंडे गांव के कुछ लोगों से पूछते हैं। पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि मनोहर एक किराए के घर में रहता है। बदमाश गुंडे उस आदमी के घर पहुंचते हैं जिसने मनोहर को घर किराए पर दिया था। बदमाशों ने मकान मालिक से बोला, सुने मालिक, वह जो मनोहर है जिसको तूने घर किराए पर दे रखा है, कल तक वह घर खाली हो जाना चाहिए, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे बीवी बच्चों के साथ तेरे पूरे परिवार को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। मकान का मालिक उन बदमाशों की धमकी से डर जाता है और अगली ही शाम मनोहर के घर पहुंच जाता है। मनोहर मालिक को घर पर देख के कहता है, प्रणाम महेश काका, कहिए, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। महेश मालिक बोला, मैं तुम्हारे पास किराया लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूँ कि कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। मनोहर चौंक कर बोला, लेकिन हम तो समय से किराया भर रहे हैं, फिर अचानक से क्यों? महेश बोला, देख मनोहर, मैं तुझसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, बस यह घर कल तक खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। इससे पहले तुम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। इतना कहकर वह मकान मालिक वहां से चला जाता है। करुणा बोली, यह महेश काका को क्या हो गया है? वह अचानक से हमें घर खाली करने को क्यों कह रहे हैं? हमने तो समय से इनका किराया भरा है। तभी वो बदमाश लड़के मनोहर के घर के पास आते हैं। मनोहर उन लड़कों को देखकर बोला, तुम सब तो जेल में थे ना? वो बदमाश लड़के बोले, भला किसकी हिम्मत है जो हमें जेल में रख सके? तुझे आज यह घर खाली करने को कहा था ना, अभी तक तूने यह घर खाली क्यों नहीं किया? मनोहर बोला, अच्छा, तो तुमने हमारा घर खाली करने के लिए महेश काका को उकसाया है? लड़कों ने बोला, अरे ओ मनोहर, मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, इसके सारे सामान को और इसके बीबी बच्चों सबको घर से बाहर निकालो। गुंडे मनोहर के सामान के साथ उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। मनोहर का परिवार बहुत दुखी था। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह करे क्या। रात होने वाली थी और मनोहर का रहने का कोई ठिकाना ना था। उसी रात मनोहर का पूरा परिवार फुटपाथ पर बैठकर सारी रात निकाल दी। अगले दिन सुबह हुई तो सड़क पर लोगों का शोर और गाड़ी की चहल पहल की आवाज़ से मनोहर की आंखें खुली और मनोहर को अचानक याद आया कि वह तो पूरी रात फुटपाथ पर ही सोया।
मनोहर बोला, हे भगवान, यह कैसे दिन आ गए हैं। करुणा, तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखो और गौ माता का भी। मैं पहले गौ माता के खाने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ, इसके बाद हम अपना भी देखेंगे। मनोहर गौ माता की खाने के लिए खेतों से हरी हरी घास लेकर आता है और गौ माता के सामने रख भी देता है और कहता है, अब हम अपने खाने का कैसे इंतज़ाम करें। करुणा बोली, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी सी चावल बचे हैं, मैं गौ माता के दूध से खीर पका देती हूँ, आज हम वही खा लेंगे। करुणा गौ माता के दूध से खीर बनाती है और सभी खीर खा लेते हैं। तभी मनोहर देखता है कि एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। वह रोड की दूसरी तरफ भाग रहा था और सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके सामने आने ही वाला था। मनोहर ने भागकर बच्चे को पकड़ लिया, जिससे मनोहर को थोड़ी चोट लगी। जब बच्चे के माता पिता की नज़र उस पर पड़ी तो वह भागकर मनोहर के पास आए और बोले, भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना आज ना जाने मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। इस बात के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। मनोहर बोला, भगवान की कृपा है जो हमारी नज़र इस बच्चे पर पड़ गई। अब आप ज़्यादा परेशान ना हो, बच्चा सुरक्षित है। बस आप अपने बच्चों का ज़रा अच्छे से ख्याल रखें। इतना कहकर मनोहर वहाँ से चला जाता है और सड़क की दूसरी तरफ फुटपाथ पर बैठे अपने परिवार के साथ बैठ जाता है। जब वे दोनों पति पत्नी की नज़र मनोहर पर पड़ती है तो वह मनोहर के पास आते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? मनोहर बोला, साहब, घर तो था मगर वह अब छिन गया है। वे दोनों पति पत्नी फिर बोले, छिन गया है? इसका क्या मतलब है? किसने छीना और क्यों? मनोहर अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। उस आदमी को मनोहर से बहुत ही सहानुभूति होती है और वह मनोहर को यह आश्वासन देता है कि वह उसे न्याय दिलाएगा। वह आदमी मनोहर के साथ उस थाने में पहुंच जाता है जहां मनोहर ने उन बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वो आदमी थाना पहुंचकर पुलिस वाले से बोला, थानेदार साहब, पहचाना मैं कौन हूँ? पुलिस वाला बोला, आइए साहब आइए, आपका अचानक से कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है, आपने क्यों तकलीफ़ की? आपने एक फ़ोन कर दिया होता, हम आपके पास आ जाते। वो आदमी बोला, अच्छा, तो मतलब याददाश्त ठीक है तुम सबकी, मुझे तो लगा कि तुम भूल ही जाओगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या यह आदमी अच्छे से याद है? थानेदार मनोहर को देखकर सोचने लगा, यह तो वही मनोहर है, यह कलेक्टर साहब के साथ क्या कर रहा है? और फिर बोला, जी कलेक्टर साहब, यह तो वही आदमी है जो कुछ दिन पहले थाने में अपनी शिकायत लेकर आया था। कलेक्टर साहब बोले, शिकायत लेकर आया था तो क्या तुमने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की? थानेदार बोला, कलेक्टर साहब, हमने मनोहर की शिकायत सुनी थी और उसको आश्वासन भी दिया कि हम उन गुंडों को सबक सिखाएंगे। कलेक्टर साहब बोले, अच्छा, तो कहाँ है वह गुंडे? मुझे तो तुम्हारे थाने में कहीं नहीं दिख रहे। थानेदार बोला, कलेक्टर साहब, मैंने उन गुंडों को धमकी देकर छोड़ दिया और उन्हें कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब ने फिर बोला, भला यह कैसा न्याय किया है तुमने? कहीं तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता तो नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई रिश्वत नहीं ले ली। थानेदार बोला, कलेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। कलेक्टर साहब बोले, सच क्या है उसका मैं पता तो लगा ही लूँगा। तुम दोनों अभी जाओ और उन गुंडों को लेकर अभी मेरे सामने आओ, वरना तुम्हारी नौकरी तो आज पक्का गई। कलेक्टर के डर से वह दोनों हवलदार उन गुंडों को पकड़ कर ले आते हैं। वे बदमाश लड़के कलेक्टर से बोले, जी कलेक्टर साहब, हमने इनको रिश्वत दी थी। कलेक्टर साहब बोले, अब क्या बोलोगे आप थानेदार साहब? और तुम लोग, सबसे पहले जो तुमने मनोहर का नुकसान किया है
उसकी अभी यहीं भरपाई करो। वे गुंडे मनोहर के पैसे वापस करते हैं। कलेक्टर साहब मनोहर से कहते हैं, मनोहर, अब तुम्हारे नुकसान के पैसे मिल चुके हैं और यह लो, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे रखो। मनोहर बोला, नहीं साहब, यह पैसे मैं नहीं ले सकता। आपने बस इन बदमाशों से हमें न्याय दिला दिया, हमारे लिए यही बहुत है साहब। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब आप हम पर इतना बड़ा एहसान ना कीजिए कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब बोले, मनोहर, तुम पर किसी तरह का एहसान नहीं है, बस यह एक मेरी तरफ से भेंट है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बस उसी का इनाम है। इतना कहकर वह कलेक्टर वहाँ से चला जाता है। मनोहर मकान मालिक के पास जाता है और वह उसे सारी बात बताता है। मकान मालिक बोला, मनोहर बेटा, मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था। उन गुंडों ने मुझे धमकी दी थी, वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे अगर मैं तुमसे मकान खाली नहीं करवाता तो। मुझे माफ़ कर देना मनोहर बेटा। मनोहर बोला, काका, आप मुझसे माफ़ी मत मांगी, मुझे पता है आप उन बदमाशों के हाथ मजबूर थे। मकान मालिक बोला, अगर ऐसी बात है मनोहर बेटा, तो यह लो घर की चाबी और तुम उस घर में फिर से रह सकते हो। मनोहर अब वापस अपने घर में आ चुका था। आखिरकार मनोहर के साथ न्याय हुआ और उसको व्यापार करने का एक अवसर भी मिला। कलेक्टर ने मनोहर को बहुत सारे पैसे दिए थे, जिससे मनोहर ने सब्जी मंडी में अपनी एक बड़ी सी सब्जियों की दुकान खोली। गांव के लोग अब बाजार जाकर मनोहर से सब्जियां लिया करते थे। एक बार फिर से मनोहर का काम फलने फूलने लगा था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।